हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2024 की क्लासेस लगातार और बेहतरीन ढंग से चल रही हैं, उसमें आज हमारी क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 की क्रांति और उसके बाद। यानी कि आज के जो चैप्टर है उसका मेन थीम क्या है, 1857 की क्रांति कैसे हुई, क्यों हुई, उसके बारे में है, और उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद कौन कौन से परिणाम उसके क्या निकले, अंग्रेज़ों ने किस प्रकार आगे के समय में जो चार्टर एक्ट 1858 आया उसमें क्या चीज़ें बताई गई थी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला पॉइंट इसमें देखते हैं कि अवध की रियासत अंग्रेज़ों के कब्ज़े में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई थी। तो सहायक संधि 1801 में थोपी गई थी, जिसमें कुशासन का आरोप लगाया गया था। ठीक है, 1856 में अंग्रेज़ों ने उसे अपने कब्ज़े में ले लिया। 1801 में सहायक संधि थोपी गई थी, लेकिन 56 में इसको अंग्रेज़ों ने कब्जा कर दिया। डलहौजी जो उस समय गवर्नर जनरल था, उसने ऐलान किया कि रियासत का शासन यानी कि ये ठीक नहीं है, यानी कि कुशासन का आरोप, मैं पहले ही बता दिया हूँ, कुशासन का आरोप लगा दिया था, और इसलिए सही ढंग से शासन को चलाने के लिए हमें ही हस्तक्षेप करना होगा। और ऐसा कह के उसने 1856 में अवध को अपनी रियासत में मिला लिया था अंग्रेज़ों ने। कंपनी ने मुग़लों के शासन को ख़त्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुग़ल बादशाह का नाम हटा दिया गया था, जो साफ साफ इससे पता चलता है कि वो दिखा रहे थे कि अब मुग़लों का जो शासन है वो हम बिल्कुल समाप्त कर चुके हैं। क्योंकि सिक्कों पर ही अगर कोई भी अपना शासन दिखाना चाहता था, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे पहले वो सिक्के अपना ढलवा देता था। अब सिक्के पे मुग़लों का नाम हटा दिया तो मतलब कि मुग़ल का प्रभुत्व भी खत्म ये कर दिए हैं, ऐसा मान रहे हैं, और मुग़ल इनके लिए कुछ नहीं है। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल दिया जाएगा और दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। तो डलहौजी ने यह ऐलान किया था कि बहादुर शाह जफ़र के बाद जो भी बादशाह हैं, बादशाह के परिवार हैं, सगे संबंधी हैं, उनको लाल किले से निकाल के दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। और कैनिंग ने ये कहा था, इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, कैनिंग ने ये कहा था कि बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे, इसके बाद कोई भी मुग़ल बादशाह नहीं बनेगा। ठीक है, किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, केवल राजकुमार के रूप में उन्हें मान्यता मिलेगी, केवल राजकुमार के रूप में मान्यता मिलेगी, ऐसा कैनिंग ने कहा था। ठीक है, 1856 में कहा था। बाद में 1857 में क्रांति में एक ये कारण भी था, एक कारण ये भी था। ठीक है, ये कारण भी एक हो जाएगा। किसान और सिपाही 1857 की क्रांति के कारण, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रश्न बनता है कि 1857 की जो क्रांति है उसके मुख्य अगर दो कारण पूछा जाएगा तो पहला हो जाएगा किसान, दूसरा हो जाएंगे सिपाही। बाकी तो बहुत सारे कारण थे, लेकिन किसान और सिपाही मेन कारण थे। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान हो गए। तो जो गांव के किसान थे और जमींदार भी थे, क्योंकि कर जमींदार को भी चुकाना पड़ता था। अब जो आप जमींदार कर वसूलता था अब वो मान लो ना भी वसूल पाए, जमींदारी भी छीन पा जाती थी। अब जब किसान के पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, तो आप उनकी मृत्यु भी अगर कर देंगे तब भी वो क्या देंगे, अगर उसके पास देने के लिए कुछ हो तब तो वो दे। तो किसान और ज़मींदार दोनों परेशान हो चुके थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज ही नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियाँ पुरानी ज़मीन ने जो थी वो हाथ से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों को भी असंतोष था। ऐसा क्यों था? क्योंकि वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। सेवा शर्तों में एक शर्त ये भी थी कि उस समय क्या ऐसा माना जाता था, उस समय की मान्यता थी कि समुद्र पार करके जाना धर्म के खिलाफ है, और इसमें यह भी नियम था कि आपको समुद्र पार करके जाना पड़ेगा। युद्ध चल रहा था ना, तो यही आगे देखते हैं कि कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। जैसे कि उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पर पार करना जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगा। और जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा भेजा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, और ऐसा होने पे उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। तो इसलिए जो किसान थे
और जो सैनिक थे। 1857 की क्रांति के 2 मुख्य कारण यही हो जाते हैं। ठीक है, इन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने में ऐतराज़ नहीं था। युद्ध में ये भाग लेना चाहते थे, उनसे उनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इनका मानना था कि समुद्र पार करने से इनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी, इसलिए समुद्र पार करना धर्म के खिलाफ मानते थे। सरकार का हुक्म न मानने के कारण इन्हें सख्त सज़ा भी दी गई। क्योंकि यह मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था, इसलिए 1856 में कंपनी ने एक नया कानून बनाया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने में उसे समुद्र भी पार करना पड़ेगा। ठीक है, समुद्र भी पार करके जाना पड़ सकता है। यह कानून 1856 में लाया गया था। आगे इसमें अभी आप देखेंगे कि 1857 क्रांति में एक कारण सैनिक कत्ल हो गया, एक और कारण हो जाएगा कारतूस में गाय की चर्बी वाला हो जाएगा। ठीक है, कारतूस में गाय की चर्बी वाला हो जाएगा। अभी आगे देखेंगे मंगल पांडे ने जो विद्रोह किया था। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। तो ये एक नया कानून आया था जिससे ईसाई धर्म को अपनाना आसान हो गया था। अब 84 नियमों का सूची देख लेते हैं। एक पॉइंट उसमें दिया गया था इस चैप्टर में 5 में। यह महाराष्ट्र में रहने वाले एक गांव के ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। तो यहाँ पे महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण थे विष्णु भट्ट गोडसे, उनकी बुक है माझा प्रवास। पूछा जाता है माझा प्रवास बुक किसकी है, तो विष्णु भट्ट गोडसे की हो जाएगी। ठीक है, किसकी हो जाएगी, विष्णु भट्ट गोडसे की हो जाएगी। विष्णु भट्ट गोडसे लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें ये सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था। अब देखते हैं सिपाहियों ने विष्णु भट्ट गोडसे से क्या कहा जो माझा प्रवास में उन्होंने लिखा। अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई। उन्होंने क्या है, 84 रूल बनाए थे। 84 रूल की एक लिस्ट बना ली थी। क्या, 84 रूल की एक लिस्ट बना ली थी। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें करना है, और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया था। तो ऐसा किसने कहा, सैनिकों ने बताया। किसको, विष्णु भट्ट गोडसे को। और विष्णु भट्ट गोडसे ने माझा प्रवास बुक में ये लिखा था कि 84 नियमों की सूची बनाई थी कि धर्म का परिवर्तन कैसे करना है। ठीक है, और धर्म को नष्ट कैसे करवाना है। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के इस संस्मरण में मिलती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीताराम पांडे का संस्मरण है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था और 48 साल तक नौकरी उन्होंने की थी। 1860 में वे सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम पांडे की आंखों के सामने ही मार डाला था। इसको भी ध्यान रखिए कि जो ये सीताराम पांडे थे ये अंग्रेज़ सैनिक थे। ठीक है, ये क्या थे, अंग्रेज़ सैनिक थे और ये विद्रोह को दबाने में लगे थे। और जो इनका बेटा था वो विद्रोही था, यानी कि अपने देश के लिए लड़ रहा था। तो इनके सामने अंग्रेज़ों ने इनके सामने ही इनके बेटे को मार डाला था। और इनके सेवानिवृत्ति के बाद इनके कमांड ऑफिसर थे नॉरगेट, उन्होंने इन्हें संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम पांडे ने 1861 में अवधी भाषा में अपना संस्मरण लिखा था। तो सीताराम पांडे ने उसके बाद 1861 में अपना संस्मरण लिखा, जिसको बाद में नॉरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। और इसका टाइटल क्या रखा, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, फ्रॉम सिपाही यानी कि सिपाही से सूबेदार तक। और इस नाम से प्रकाशित किया किसने, नॉरगेट ने। ठीक है, सीताराम पांडे का ये संस्मरण था। आगे देखते हैं। 29 मार्च 1857 इंपॉर्टेंट डेट है। युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी दी गई थी। तो मंगल पांडे को फांसी बैरकपुर में दी गई थी। ठीक है, 29 मार्च 1857 को। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूस के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। उसके कुछ ही दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ और सिपाही थे, उन्होंने जो नए कारतूस आए थे उससे अभ्यास करने से इनकार कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि सिपाहियों को लगता था कि इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी है। इन कारतूसों में गाय की और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया और इन्हें अपने अफसरों को हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा भी दी गई। फिर यह 9 मई 1857 की बात है, ध्यान रखिएगा, 9 मई 1857 की बात है। उसके बाद आगे देखते हैं। फिर 10 मई 1857 को फिर क्रांति शुरू हो जाती है। युद्ध का नेता किसे घोषित किया गया था, बहादुर शाह जफर को। युद्ध का नेता अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1857 क्रांति का नेता कौन था, 1857 क्रांति का नेता बहादुर शाह जफर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं।
स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। जो पेशवा बाजीराव थे उनके दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिए पुत्र थे नाना साहेब, और ये कानपुर के पास रहते थे। इन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। तो जो नाना साहब थे, जो बाजीराव पेशवा की दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए पुत्र थे, उन्होंने कानपुर में सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया, और ख़ुद को पेशवा इन्होंने भी घोषित कर दिया और ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफ़र के तहत गवर्नर हैं। मतलब कि उन्होंने क्या ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफ़र, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री के होते हैं और उनके नीचे के मुख्यमंत्री हो जाते हैं, उन्होंने ऐसे में बता दिया कि मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ, बहादुर शाह जफ़र के बाद मैं मुख्य नेता हूँ और गवर्नर हूँ उनके तहत। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे वेजिस कद्र को नया नवाब घोषित किया गया। लखनऊ की गद्दी से वाजिद अली शाह की मृत्यु के बाद ये भी लखनऊ में भी क्या हुआ था, शासन अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में ले लिया था। लेकिन क्या किया गया कि उनके बेटे वेजिस कद्र को भी नया नवाब घोषित किया गया। ठीक है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। विद्रोही सिपाही जो थे भारत देश के, ध्यान रखिएगा, जो भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, उनके साथ जा मिली और नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारी चुनौती इन्होंने दी थी। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फ़ौज तैयार की थी। इनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी, इन्होंने 4000 सैनिकों की फ़ौज तैयार की और अंग्रेज़ों के खिलाफ नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण करना कठिन कर दिया गया था। अब फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेज़ों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने ये भविष्यवाणी की थी कि अंग्रेज़ों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ख़त्म होने में 90 साल लग गया और कुल मिला के 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। ये सब तो आप जानते ही हैं ना। आगे देखते हैं। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह भी विद्रोही सिपाहियों के साथ दिया और महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। प्रश्न पूछा जा सकता है कभी कि 1857 की क्रांति में अपराजित कौन रहा था। अपराजित केवल यही रहे थे। ठीक है, अपराजित यही रहे थे। इनका हाथ कट जाता है युद्ध में, लेकिन इनको कोई मार नहीं पाता है। हाथ कटने की वजह से फिर इन्फेक्शन हो जाता है, फिर इनकी मृत्यु होती है, लेकिन ये अपराजित रहे थे। इनको कोई हरा नहीं पाया था और युद्ध के मैदान में ये नहीं हारे थे, ना ही मरे थे। अब कंपनी के पलटवार के बारे में देखते हैं कि कंपनी ने कैसे पलटवार किया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गई। अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है, और उनके बेटे को उनकी आंखों के सामने ही मार दिया गया। बहादुर शाह उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1857 में रंगून जेल में भेज दिया गया। बहादुर शाह जफ़र को और उनकी पत्नी थी बेगम जीनत महल, ठीक है, महक परी भी इनके कहते थे। इनको अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया और इसी जेल में नवंबर 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चला गया और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। मार्च 1858 में लखनऊ भी अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया ब्रिटिश कर्द को हराकर, और जून 1858 में लक्ष्मीबाई की भी शिकस्त हुई और इनको मार दिया गया। दुर्भाग्यवश रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी यही हुआ। ठीक है, और विद्रोह के बाद के साल अब देखेंगे क्या हुआ। यहाँ से प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुका है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अंग्रेज़ों ने कुछ अहम बदलाव किए, उसको देखते हैं। पहला बदलाव क्या था? ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक चार्टर, नया कानून लाया जिसे 1858 का चार्टर कहते हैं, और इसमें क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। यानी कि अब जो कंपनी भारत पे शासन कर रही थी, अब वो ब्रिटेन की महारानी का शासन हो गया भारत पे। ठीक है, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य लाया गया भारत में, उसे भारत मंत्री कहा गया और उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का भी गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। उसे क्या कहा गया? इंडिया काउंसिल कहा गया। और अन्य पॉइंट यह था कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। इस प्रकार इसे इंग्लैंड के राजा रानी की निजी प्रतिनिधि को घोषित कर दिया गया और इसी साथ उन्हें वायसराय कहने का अर्थ क्या था कि वो राजा रानी जो इंग्लैंड के होंगे उनका निजी प्रतिनिधि वायसराय ही होगा। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। ऐसा आश्वासन दिया गया था, लेकिन बाद में किया भी गया था। कब्जा इन्होंने फिर शुरू कर दिया था।
उन्हें अपनी रियासतों, अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। मतलब कि यहाँ ये भी नियम लगा दिया गया कि जो सहायक संधि थोपी जा रही थी अब वो नहीं थोपी जाएगी। अगर आपका गोद लिया हुआ पुत्र है आप उसको भी शासन दे सकते हैं, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करेंगे। लेकिन उन्हें ये कहा गया था कि ऐसा तभी अच्छे ढंग से शासन आप कर पाएंगे जब आप ब्रिटेन को महारानी अपना मानेंगे और उनके अंडर आप काम करेंगे। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई थी। तीसरा पॉइंट क्या था? सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम किया गया। ठीक है, यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया और यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत में सिपाहियों की भर्ती करने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, गोरखा, सिख और पठानों से ज़्यादा सिपाही भर्ती करेंगे। प्रश्न ये पूछा गया था। ठीक है, और मुसलमानों के साथ ज़्यादा जाति इसमें भी की गई जाएगी। मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। मुसलमान, क्योंकि इस समय जो नेता बहादुर शाह जफर को ही माना गया था, तो मुसलमान भी बहुत ज़्यादा इसमें भाग लिए थे। लेकिन इस कारणवश क्या हुआ कि जब शासन फिर से अंग्रेजों में कंट्रोल में आ गया तो मुसलमानों की ज़मीन जो थी भारी मात्रा में बड़े पैमाने पे जब्त की गई और इन्हें संदेह की नज़र से देखा जाता था, शत्रुता की नज़र से देखा जाता था और अंग्रेज़ों को लगता था कि विद्रोह जो है वह मुसलमानों का ही उपज है, इसलिए उनके साथ ज़्यादा जाती हुई। पाँचवा पॉइंट है, अंग्रेज़ों ने फैसला लिया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे, लेकिन ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन ये फैसला लेते हैं। ठीक है, और छठा पॉइंट है कि भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा ज़मीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई गई। ठीक है, जमींदारों की रक्षा करने के लिए, ज़मीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए भी नीतियाँ बनाई गई और इसी प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ था। ठीक है, और इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारी PDF वहाँ दी गई हैं। ठीक है, धन्यवाद।